All right, all right, all right. Very, very beautiful. Good morning. Let me quickly check if we are live. Check कर लेने देंगे. एक minute. हाँ जी. Good morning, good morning, good morning. Everyone, beautiful, beautiful. Good morning and welcome to the class. All right, everyone. Beautiful, beautiful, beautiful. Good morning, everybody. Good morning and welcome. चलो आ जाओ, सभी बच्चों का वेलकम है, वेलकम है. गुड मॉर्निंग, वेलकम. आज हमारा जो है बेटा यूनिट नंबर 2 जो है वो खत्म हो जाएगा. टुडे वी विल कंप्लीट यूनिट नंबर 2 वेरी नाइसली. बहुत सारी जो सेक्शंस है यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 जैसे मैंने कल की क्लास में भी कहा था काफी इंपॉर्टेंट है ना. तो आज बेटा अपना यूनिट नंबर 2 जो है वो बहुत ही अच्छे से खत्म हो जाएगा. कुछ सेक्शंस तो हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए हैं और आज हम बचे हुए सेक्शंस को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, चलिए लेट्स गेट द सेशन रोलिंग एंड लेट्स गेट द सेशन स्टार्टेड. ओके, चलो बच्चों पहले काम करते हैं. पहले इजी तरीके से हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे, उसके बाद मेन बुक से पढ़ेंगे. दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे. पहले अपने क्या करेंगे, ये हैंड रिटन नोट्स से पढ़ लेंगे, उसके बाद अपने बुक को रेफर कर लेंगे ताकि सेक्शंस आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए. चलिए जी, ओके. तो ये हालांकि हमने कल प्रीवियस क्लास में इस सेक्शन 21 को कर लिया था, नहीं 22 से करते हैं, कर लिया था, लेकिन फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22 यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करें. आ जाओ बच्चों, चलो. तो बेटा आपने सेक्शन नंबर 22 पढ़ा था क्या, कि पार्टनर अगर कोई भी एक्ट करता है, मतलब पार्टनर अगर कोई भी काम करता है तो उस काम के लिए क्या फर्म लायबल हो जाती है क्या. यस, पार्टनर अगर कोई भी काम करेगा तो उस काम के लिए फर्म भी लायबल है, प्रोवाइडेड पार्टनर ने बेटा अपने अथॉरिटी में रह के काम किया है, पार्टनर ने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया है, पार्टनर ने फर्म के नाम से काम किया है और इस इंटेंशन के साथ काम किया है कि वो फर्म को क्या बना देगा, लायबल बनाएगा. तो अगर पार्टनर, मैं पार्टनर हूं किसी फर्म की, मैं कोई भी काम करती हूँ, तो उसके लिए क्या फर्म लायबल होती है क्या, बिल्कुल, प्रोवाइडेड मैं मेरे अथॉरिटी में रह के काम कर रही हूँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम कर रही हूँ, फर्म के नाम से काम कर रही हूँ और इस इंटेंशन के साथ काम कर रही हूँ कि फर्म मेरे काम के लिए क्या होगी, लायबल रहेगी. तो फर्म के काम से, पार्टनर के काम से फर्म क्या रहेगी, लायबल रहेगी. ओके, चलिए. तो ये था सेक्शन 22, कल की क्लास में पढ़ लिया था, मैंने फिर से रिवाइज करा दिया. ये भी हमने पढ़ लिया था. नोटिस, अगर मान लो आप कोई एक्टिव पार्टनर को नोटिस देते हो, पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमैट पार्टनर की बात नहीं हो रही. अगर बेटा किसी ने एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया, किसको लेके, फर्म के अफेयर्स को लेके, फर्म के काम काज को लेके. देखो मेरे को कोई नोटिस देना था, फर्म के कामकाज को लेके मुझे कोई नोटिस देना था, तो वो नोटिस मैंने एक्टिव पार्टनर को दे दिया. तो कैसे माना जाएगा, इट विल ऑपरेट एज नोटिस टू द फर्म. तो ऐसा माना जाएगा जैसे मैंने फर्म को नोटिस दिया है. अगर मैं उसके पार्टनर को, एक्टिव पार्टनर को भी नोटिस दे दूं ना, तो ऐसे ही माना जाता है कि जैसे कि मैंने फर्म को नोटिस दे दिया है. ठीक है, प्रोवाइडेड ये नोटिस फर्म के काम को लेकर हो. ठीक है, ये भी हमने कल की क्लास में कर लिया था, मैंने फिर से करवा दिया. आ जाओ, सेक्शन नंबर 25. चलिए स्टार्ट करें. कहता है एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल द पार्टनर्स फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म व्हाइल दे आर पार्टनर्स. मतलब हर पार्टनर जॉइंटली लायबल है फर्म के काम के लिए. फर्म अगर कोई भी काम करता है, राइट, एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर. कहता एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के साथ मिलाकर जॉइंटली लायबल है, किसके लिए, फर्म के काम काज के लिए. फर्म बेटा कोई भी काम कर रही है, फर्म के लिए कोई भी काम किया जा रहा है,
कल चलकर मान लो अगर फर्म पैसा नहीं चुका पाएगी, मान लो फर्म ने उधार पे माल खरीदा है, फर्म ने उधार पे माल खरीदा है, मान लो फर्म फेल हो गई, फर्म पैसा नहीं चुका पा रही, तो क्या सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल हो जाएंगे क्या? यस, एवरीबॉडी। देखो, फर्म अगर कोई भी काम करती है बेटा, फर्म अगर कोई भी एक्ट करती है बेटा, तो फर्म के कामकाज के लिए उनके जो पार्टनर्स है वो जॉइंटली लायबल होते हैं। पार्टनर्स ये नहीं कह सकते अरे काम तो फर्म ने किया है, हमसे पैसा मत मांगो, नहीं। फर्म के केस में सारे पार्टनर्स जॉइंटली लायबल होते हैं, जब तक कि वो पार्टनर्स हैं आप फर्म के कामों के लिए लायबल हो, ठीक है। श्रेयस, थैंक यू श्रेयस, कंग्रेचुलेशंस बेटा श्रेयस, आई होप कि आप ऐसे ही इंटरव्यू क्लियर कर दो, है ना। आ जाओ, तो सेक्शन 25 तो सिंपल चीज बोलता है, फर्म कोई कामकाज करेगी तो आप पैसा पार्टनर्स से भी वसूल सकते हो, क्योंकि पार्टनर्स भी जॉइंटली लायबल हो जाते हैं, ठीक है, ओके। अब सेक्शन नंबर 26 वेरी सिंपल, कहता देखो, एनी रॉन्गफुल एक्ट डन बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ने गलत काम किया, रॉन्गफुल गलत काम किया, किसने? पार्टनर ने, ओके। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स किया, कहता अगर कोई एक पार्टनर है बेटा, उस पार्टनर ने अगर कोई गलत काम किया है, लेकिन ये काम उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है, दूसरे पार्टनर्स की सहमति से, अथॉरिटी से किया है, जिससे कि किसी थर्ड पार्टी को लॉस हो गया बेटा, तीसरे आदमी को लॉस हो गया, उसके ये गलत काम की वजह से किसी तीसरे आदमी को लॉस हुआ, किसको? थर्ड पार्टी को लॉस हो गया, तो कहता है फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज पार्टनर, जितना ये गलत काम करने वाला पार्टनर लायबल है उतनी फर्म भी लायबल है। कहता है देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अगर कोई गलत काम पार्टनर करता है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है, मतलब रोजमर्रा का जो बिजनेस है उसी में अगर वो कोई गलत काम कर रहा है और सबके अथॉरिटी से कर रहा है, मतलब उसको ये काम करने की अथॉरिटी सब पार्टनर्स ने दी है, तो विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कर रहा है, इसकी वजह से अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो जाए, थर्ड पार्टी को अगर कोई लॉस हो जाए, तो फिर फर्म उतनी ही लायबल है जितना कि वो पार्टनर लायबल है। दैट इज योर सेक्शन 26। तो सेक्शन 26 के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पार्टनर ने गलत काम किया जिससे कि तीसरे आदमी को लॉस हो गया, तो क्या फर्म लायबल होगी? हाँ, प्रोवाइडेड दो चीजें पूरी हो, उसने काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया हो, मतलब रोजमर्रा के धंधे में का ही कुछ गलत काम कर दिया हो, और विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, उस काम को करने की अथॉरिटी सभी पार्टनर्स ने उसे दी थी, तो विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर किया हो, तो तीसरे आदमी को, थर्ड पार्टी को नुकसान हो गया क्या? हाँ, तो फर्म भी लायबल हो जाती है, जितना कि वो खुद लायबल है फर्म भी उतनी ही लायबल है। दैट इज योर सेक्शन नंबर 26, वेरी वेरी सिंपल। अब इधर आ जाओ, सेक्शन नंबर 27 कहता देखो, अच्छा सेक्शन है बेटा, एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो अपने अथॉरिटी में काम कर रहा है, मतलब मेरे को जो काम करने का अथॉरिटी है मैं उसी में रह के काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ अथॉरिटी कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो मुझे अलाउड नहीं है करना, नहीं, मेरे को जो काम करना अलाउड है मैं वही काम कर रही हूँ। तो कहता है एनी पार्टनर अपनी अथॉरिटी में रह के जो वो काम कर रहा है, उसको अगर कोई मनी मिलता है, कोई प्रॉपर्टी मिलती है थर्ड पार्टी से, और अगर वो प्रॉपर्टी मिसअप्लाई कर दे, कहता है एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो अपने अथॉरिटी में काम कर रहा है और उस अथॉरिटी में काम करते करते अगर मुझे कोई तीसरे आदमी से कोई मनी या प्रॉपर्टी मिले और अगर मैं उसका मिस एप्लीकेशन कर दूं, मतलब मैं मेरा काम कर रही थी, मेरे को काम करते करते किसी थर्ड पार्टी ने कोई रुपया पैसा पकड़ाया है और मैं उस रुपया पैसा को क्या कर दूं, मिस अप्लाई कर दूं, या फिर मान लो फर्म को कोई मनी मिल रहा है या प्रॉपर्टी मिल रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, किसी तीसरे आदमी का, थर्ड पार्टी का कोई मनी या कोई प्रॉपर्टी फर्म के पास है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मिला है, व्हाइल इट्स इन द कस्टडी ऑफ द फर्म, जब तक ये पैसा फर्म के पास था उसी दौरान पार्टनर ने इस पैसे को मिसअप्लाई कर दिया। कहता है या तो पैसा पार्टनर को मिला या प्रॉपर्टी पार्टनर को मिली, जब वो अपने अथॉरिटी में काम कर रहा था उसे किसी थर्ड पार्टी का कोई प्रॉपर्टी मनी मिला और उसे वो मिसअप्लाई कर दे, या फिर मनी किसको रिसीव हुआ, फर्म को, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वसूल हुआ है, फर्म के पास जब ये पैसा या प्रॉपर्टी पड़ी थी पार्टनर ने इसे मिसअप्लाई कर दिया, तो ये कहता है फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस, फर्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए, फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस,
फर्म लाइबल हो जाती है। कौन लाइबल हो जाता है? फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस। इस लॉस को ठीक करने की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? फर्म की आ गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, सारे बच्चे सुनना। देखो, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इन चारों पार्टनर्स का काम है पार्किंग का। ये लोग क्या करते हैं, इनकी एक बड़ी सी लैंड है जिसपे ये व्हीकल्स को पार्क करने देते हैं, है ना। और यहाँ पे आके लोग अपना व्हीकल पार्क करते हैं। ये लोग इस पार्किंग का क्या करते हैं? रेंट चार्ज करते हैं, ठीक है। इन्होंने 4 लोग ने मिलकर एक जमीन खरीद ली। इस जमीन को ये लोग पार्किंग के लिए यूज करते हैं, पार्किंग का पैसा से पैसा कमाते हैं, ठीक है, रेंट कमाते हैं। ओके, तो ये ए बी सी डी है। ए क्या करता है? ए यहाँ पे पार्किंग करने में लेट से हेल्प करवाता है। एक थर्ड पार्टी आया, लेट से थर्ड पार्टी का नाम था मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स आया, मिस्टर एक्स ने बेटा अपनी गाड़ी पार्क की, ठीक है। गाड़ी की चाबी उसने किसको दे दी? मिस्टर ए को दे दी। ए क्या है? पार्टनर, ठीक है। पार्टनर क्या अपने अथॉरिटी में रह के काम कर रहा है? हाँ, वो पार्किंग कराने में मदद करता है, उसकी काम है ये, वो अपनी अथॉरिटी में रह के काम कर रहा है। पार्टनर को क्या मिला है? प्रॉपर्टी मिला है। किसका? थर्ड पार्टी का। वाइल जो वो अपना काम कर रहा था, मिस्टर ए पार्किंग करवा रहा था, करवाते करवाते थर्ड पार्टी ने, मिस्टर एक्स ने अपनी गाड़ी की चाबी दे दी। अपनी गाड़ी की चाबी किसको दे दी? ए को दे दी कि भाई आप क्या करना, ये गाड़ी की चाबी है। मिस्टर एक्स ने अपनी गाड़ी की चाबी ए को दे दी। तो मुझे बताओ, पार्टनर जब अपने अथॉरिटी में रह के काम कर रहा था, उसको किसी थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी मिली। अब पार्टनर ने क्या किया? कार को ही बेच दिया, जाके कार को सोल्ड कर दिया। तो मुझे बताओ, क्या फर्म लाइबल है क्या? हाँ, क्योंकि पार्टनर ने प्रॉपर्टी को मिस अप्लाई कर दिया। तो अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस लॉस को क्या करने की? गुड करने की। इस लॉस की भरपाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? पार्टनर की बनती है। तो कहता है चाहे पार्टनर को कोई पैसा मिलाओ और वो मिस अप्लाई कर दे, या फिर फर्म को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा मिला, जब वो पैसा फर्म के कस्टडी में पड़ा था, पार्टनर उसे मिस अप्लाई कर देता है, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू मेक गुड द लॉस, लॉस को ठीक करने की। दिस इज योर सेक्शन नंबर 27। ओके, चलिए ओके, आप जा सकते हो प्रियांशु, कोई बात नहीं। बाय बाय बेटा, सी यू। आ जाओ, सेक्शन नंबर 29, एवरीबडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, एंड ये सेक्शन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, मतलब इंस्टीट्यूट का फेवरेट है मान लो। क्या? सेक्शन नंबर 29। आ जाओ, ये क्या कहता है? अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर। अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर, पार्टनर अगर अपना इंटरेस्ट, मतलब मेरा जो भी इंटरेस्ट है फर्म के अंदर, पार्टनर अगर ट्रांसफर कर दे, क्या? अपना इंटरेस्ट, मेरा जो भी इंटरेस्ट है फर्म में, मैं फर्म की पार्टनर हूं, तो मेरे को फर्म से लेट से 20% प्रॉफिट मिलता है। मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 20% है। तो अगर मैं मेरा ये इंटरेस्ट पूरा का पूरा या पार्टली, आधा अधूरा या पूरा का पूरा, अगर मैं किसी को ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देती हूँ, मतलब जो मेरा राइट है ऑफ प्रॉफिट, मैं अगर उसे, मेरा जो भी इंटरेस्ट है फर्म में, अगर मैं उसे पूरा का पूरा या पार्टली किसी दूसरे आदमी को, ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसफरी मतलब जिसको मैंने ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफरी के पास राइट नहीं आ जाएगा। मतलब मैंने मेरा अगर इंटरेस्ट, जो कि मेरा फर्म में जो मेरा इंटरेस्ट है, मान लो मेरा इंटरेस्ट है 20% प्रॉफिट का, मैंने वो इंटरेस्ट अगर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफरी है ना, उसके पास ये सारे राइट्स नहीं आते हैं। ट्रांसफरी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। ट्रांसफरी आके ऐसे कर सकता है क्या कि अब चलो मैं धंधा देखूंगा? नहीं। ही कैन नॉट रिक्वायर या इंस्पेक्ट बुक्स, ना वो बुक्स को मांग सकता, ना वो बुक्स को देख सकता। ही कैन नॉट इंस्पेक्ट, ही कैन नॉट आस्क फॉर अकाउंट्स, ही कैन नॉट इंटरफेयर द बिजनेस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट, अब देखो लिखने का तरीका भी देखते जाओ, अगर पार्टनर अपना जो भी इंटरेस्ट है फर्म में, अगर उसे होली, पूरा या पार्टली, आधा अधूरा किसी और को ट्रांसफर कर दे, ट्रांसफरी को, तो ट्रांसफरी के पास राइट नहीं आता बिजनेस में इंटरफेयर करने का, बिजनेस के अकाउंट्स को मांगने का, उन्हें इंस्पेक्ट करने का, बिल्कुल भी कतई आपके पास राइट नहीं आता है, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड,
और ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी द पार्टनर। कहता है अगर मान लो फर्म ही डिसॉल्व हो गई है, इफ द फर्म इज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो रही है, या ट्रांसफरिंग पार्टनर अब पार्टनर नहीं रहने वाला, वो छोड़ के जा रहा है, जिसने अपना राइट ट्रांसफर किया था, जिसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है, अब वो पार्टनरशिप ही छोड़ रहा है। कहता है अगर ट्रांसफरिंग पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ रहा है या फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, या तो मान लो फर्म बंद हो रही है, या फिर मैं जिसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था, मैं पार्टनरशिप छोड़कर जा रही हूं, तो कहता है ऐसे केस में जो ट्रांसफरी है, जिसको मैंने मेरा राइट ट्रांसफर किया है, ट्रांसफरी को ट्रांसफरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ एसेट तो मिलेगा, उसके साथ साथ मैं क्या कर सकती हूँ, अकाउंट्स भी मांग सकती हूँ, एंटाइटल टू अकाउंट्स टू एसरटेन द शेयर। मेरा शेयर कैलकुलेट करने के लिए मैं अकाउंट्स को भी देख सकती हूँ। सिंपल। तो ये क्या कह रहा है, कहता है देखो अगर फर्म इफ इस केस में, कहता है वैसे तो देखो ट्रांसफरी ना तो बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता, ना अकाउंट्स मांग सकता, ना बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता, वैसे तो कुछ नहीं कर सकता। पर अगर फर्म बंद हो रही है, या फिर अगर जिसने अपना राइट या इंटरेस्ट ट्रांसफर किया था वो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे केस में जो ट्रांसफरी है उसको एक तो शेयर ऑफ एसेट मिलेगा, जो भी ट्रांसफरिंग पार्टनर का एसेट में शेयर था वो तो मिलेगा ही, और इस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अकाउंट्स को भी मांग सकते हो, एंटाइटल टू अकाउंट्स देख सकते हो टू एसरटेन हिज शेयर ऑफ एसेट्स ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर। समझा? एवरीबॉडी समझा? तो सेक्शन 29 बहुत ही सिंपल है। ये क्या कहता है, अगर मैंने मेरा 20% इंटरेस्ट है, मैंने ये इंटरेस्ट अगर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो जो ट्रांसफरी है उसके पास कोई राइट नहीं है बिजनेस में इंटरफेयर करने का, अकाउंट्स रिक्वायर करने का, इंस्पेक्ट करने का नहीं। पर अगर फर्म बंद हो रही है या ट्रांसफरिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ऐसे केस में एक तो उसे ट्रांसफरी को शेयर ऑफ एसेट मिलेगा, मेरा ट्रांसफरिंग पार्टनर का जो भी शेयर ऑफ एसेट था फर्म में वो ट्रांसफरी को मिलेगा, साथ में इसके लिए वो बुक्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है, एंटाइटल टू अकाउंट्स टू एसरटेन द शेयर। ओके, चलिए ओके। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 30, माइनर का पोजीशन इन पार्टनरशिप। माइनर की पोजीशन इन पार्टनरशिप। माइनर मतलब कौन होता है, जो 18 साल से उम्र जिसकी कम हो वो माइनर है। लेस देन 18 इयर्स जिसकी उम्र है वो क्या है बेटा, माइनर। माइनर की पोजीशन क्या होती है पार्टनरशिप में, देखो बहुत ही सिंपल है। माइनर की पोजीशन कहता है देखो माइनर कभी भी पार्टनर तो नहीं बन सकता, क्योंकि आप 18 साल से कम के हो तो आप कभी पार्टनर तो नहीं बन सकते, बट आप पार्टनरशिप में एडमिट हो सकते हो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट वगैरह के लिए आप पार्टनरशिप में एडमिट जरूर हो सकते हो। आपको पार्टनर का स्टेटस नहीं मिलेगा, बट हाँ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के फायदे के लिए, जैसे जो भी आपको पार्टनरशिप का क्या फायदा होता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर द बेनिफिट्स आप जरूर एडमिट हो सकते हो। आप क्या बुक्स को एक्सेस कर सकते हो क्या, बिल्कुल। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो प्रॉफिट में, प्रॉपर्टी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट, बट आप डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि आप माइनर हो। तो कहता है माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, वो डे टू डे बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पर हाँ वो पार्टनरशिप के लिए बेनिफिट के लिए जरूर एडमिट हो सकता है, जैसे कि उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी जरूर मिलेगा, वो बुक्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो ये माइनर की पोजीशन होती है पार्टनरशिप में, ठीक है। और माइनर के राइट्स क्या होते हैं बेटा, माइनर के राइट्स क्या हो गए कि वो बुक्स को एक्सेस कर सकता है, उसको जो भी अग्री किया है आपने उसको उतना अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट जरूर मिलेगा, अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी या प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ही कैन सू द पार्टनर्स, अगर मान लो आपने माइनर को उसका प्रॉपर्टी का शेयर या उसका प्रॉफिट का शेयर नहीं दिया, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे पार्टनर्स को सू भी कर सकता है, पर फर्म से अपना कनेक्शन तोड़ने के बाद, आफ्टर सीवियरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म। देखो अगर मैं फर्म के साथ अभी तक एसोसिएटेड हूं तो मैं दूसरे पार्टनर्स को सू नहीं कर सकती। फर्म से अपना कनेक्शन तोड़ने के बाद, मतलब सीवियरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म, अगर मैंने मान लो अपना कनेक्शन फर्म से तोड़ लिया, उसके बाद मैं दूसरे पार्टनर्स को सू कर सकती हूँ अगर उन्होंने मेरे को मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर्टी नहीं दिया तो आई कैन सू दी
अदर पार्टनर्स फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर्टी आफ्टर सीवियरिंग इस कनेक्शन। मेरा कनेक्शन तोड़ने के बाद मैं दूसरे पार्टनर्स को सू कर सकती हूँ, ये मेरा हक है, राइट है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है माइनर के क्या राइट्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, माइनर के क्या राइट्स होते हैं? माइनर बुक्स को एक्सेस कर सकता है क्या? बिल्कुल। क्या माइनर को उसका अग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रॉपर्टी मिलेगा? क्या मिलेगा। क्या वो दूसरे पार्टनर्स को सू कर सकता है क्या फॉर द प्रॉफिट्स? मैं क्या दूसरे पार्टनर्स को सू कर सकती हूँ क्या? हाँ, बट ओनली आफ्टर ब्रेकिंग सीवियरिंग इज कनेक्शन विद द फर्म। तो ये राइट्स होते हैं माइनर के। इस पे सवाल आता है बेटा, बहुत बार सवाल आता है। अच्छा, क्या वो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। ओके, अच्छा, अब ऑन मेजॉरिटी 18 साल की उम्र होने के बाद 18 मंथ्स ऑन मेजॉरिटी या ऑन ऑब्टेनिंग नॉलेज। मान लो ऐसा भी हो सकता है क्या कुछ केसेस में मुझे पता ही नहीं था, मान लो मेरे पापा ने मेरे को किसी फर्म में जब मैं माइनर थी फॉर द बेनिफिट्स एडमिट कर दिया, मेरे को पता ही नहीं कि मैं किसी फर्म में फॉर बेनिफिट्स एडमिटेड हूं। तो कहता है या तो आपको पता चलने के बाद ऑन ऑब्टेनिंग नॉलेज या फिर मेजर हो जाने के बाद, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो कहता है आप जब मेजर हुए 18 साल के हुए, या आपको मान लो कभी भी जब पता चला कि आप किसी पार्टनरशिप में एज अ माइनर फॉर बेनिफिट्स एडमिटेड हो, तो कहता है पता चलने के या मेजर होने के 6 महीने में आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा और आपको इलेक्ट करना पड़ेगा कि आप क्या पार्टनर बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो। अगर आप पार्टनर बनना चाहते हो, आप बोल दो 6 मंथ्स में अगर आप पब्लिक नोटिस देके ये इलेक्ट कर लो, मान लो मैं मेजर हो गई, आज मैं 18 साल की हो गई, तो अब मुझे 6 महीने में सबको पब्लिक नोटिस देके इलेक्ट करना पड़ेगा कि अब मैं पार्टनर बनना चाहती हूँ कि नहीं बनना चाहती हूँ। मान लो मैंने नोटिस में बोला कि हाँ मैं बनना चाहती हूँ, यस आई वांट टू बी द पार्टनर, तो ऐसे केस में I will be liable for all the liabilities since the day you were admitted for the benefits of partnership. जिस दिन मैं पार्टनरशिप में एज अ माइनर एडमिट हुई थी बेनिफिट्स के लिए, उस दिन से आज तक जो भी लाइबिलिटीज फर्म ने इनकर की है, मैं उन सबके लिए लाइबल हो जाती हूँ। मतलब अगर मैं बोल दूं कि हाँ मैं पार्टनर बनना चाहती हूँ, तो आज से नहीं, जिस दिन मैं एज अ माइनर एडमिट हुई थी बेनिफिट्स के लिए, उस दिन से आज तक फर्म की सारी लाइबिलिटीज के लिए मैं लाइबल हो जाती हूँ, मैं पर्सनली लाइबल हो जाती हूँ। ठीक है, ओके। अगर मैं बोलूं कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहती, मान लो मैंने 6 महीने में पब्लिक नोटिस दिया और मैंने ये इलेक्ट किया कि मैं नहीं बनना चाहती, भैया मैं नहीं बनना चाहती, तो कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, जिस दिन आप पब्लिक नोटिस देते हो उस दिन से माइनर का जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी लायबल नहीं होगा। देखो वैसे तो माइनर कभी भी पर्सनली लायबल होता ही नहीं है, माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता है। माइनर क्या पर्सनली लायबल होता है? माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल फॉर फर्म्स लायबिलिटीज। फर्म का अगर नुकसान भी हो गया, मान लो मैं माइनर हूं, मैं एडमिटेड हूं पार्टनरशिप में, अगर फर्म का लॉस भी हो गया तो भी मैं पर्सनली लायबल कभी नहीं हो सकती। बट हाँ, मेरा जो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो तो लायबल होता है। मतलब मेरा जितना भी प्रॉफिट का हक है वो मुझे नहीं मिलेगा। अगर फर्म को नुकसान हो जाता है तो मेरा जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है, वो नहीं मिलता मुझे। तो कहते हैं माइनर कभी भी पर्सनली लायबल तो नहीं होता, बट हाँ उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर्टी तो लायबल होता है। पर कहता है जिस दिन आप पब्लिक नोटिस दे देते हो उस दिन से आपका प्रॉफिट का शेयर भी लायबल नहीं होता फर्म के कामों के लिए। ठीक है, तो कहता है यहाँ पे दो चीजें एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। माइनर की क्या पोजीशन होती है? माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, पर हाँ वो बुक्स को जरूर देख सकता है, उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉपर्टी जो भी आपने अग्री किया था वो उसे मिलेगा। और अगर आप उसको उसका प्रॉफिट शेयर नहीं देते हो तो फर्म से कनेक्शन तोड़ने के बाद वो पार्टनर्स को सू कर सकता है अपने प्रॉफिट या प्रॉपर्टी के शेयर के लिए। ठीक है, और मेजर बनने के 6 महीने में वो पब्लिक नोटिस देके बताता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है, यस या फिर नो। अगर वो यस बोलता है तो जिस दिन वो एडमिट हुआ था फॉर द बेनिफिट्स उस दिन से वो लायबल हो जाता है। पर अगर वो नो बोलता है तो फिर जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दिया है उस दिन से उसका प्रॉफिट का शेयर भी लायबल नहीं होता फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। अदरवाइज तो वैसे लायबल होते हो, पर्सनली लायबल नहीं होता। सारे पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, पर हाँ माइनर कैन नेवर बी पर्सनली लायबल। ओके, चलो
ओके, समझा? ओके, अब आ जाओ बेटा सेक्शन 31 एंड 32 पे। बहुत ही सिंपल है, उसके बाद अपने एक रिवीजन भी करेंगे। 31 कहता है अ पार्टनर हु इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इन द फर्म। आपने किसी एक आदमी को पार्टनर बनाया, ठीक है, एक आदमी था मिस्टर एक्स, आपने उसे पार्टनर बना लिया, तो वो लायबल होगा क्या बिफोर ही बिकेम द पार्टनर? फर्म ने जो भी काम किए हैं पुराने, जब वो पार्टनर नहीं था, उन कामों के लिए वो लायबल नहीं होगा। ही डज नॉट बिकम लायबल फॉर द एक्ट्स डन बिफोर ही बिकेम अ पार्टनर। अरे पार्टनर बनने से पहले, आज मैं पार्टनर बनी हूं ना, तो मेरे आने से पहले आपने जो भी काम किया हो उसके लिए मैं लायबल नहीं हूं ना। आपने कुछ भी किया हो, मेरे आपके ओल्ड डेट्स के लिए मैं लायबल नहीं हूं, आपके ओल्ड डेट्स के लिए मैं लायबल नहीं हूं। लेकिन हाँ, अगर आप सारे पार्टनर्स आपस में अग्री कर ले और आप क्रेडिटर्स का भी कंसेंट वगैरह ले लो, तो आप ओल्ड डेट्स के लिए नए पार्टनर को लायबल बना सकते हो। कहता वैसे तो नया पार्टनर पुराने डेट्स के लिए लायबल नहीं है, जो काम आपने उसके आने से पहले किए उन कामों के लिए मैं लायबल नहीं हूं। पर हाँ, अगर आप न्यू पार्टनर का कंसेंट ले लेते हो कि भाई तू ओल्ड डेट्स के लिए लायबल हो जा, ये जो ओल्ड डेट्स है, ये जो पुराने डेट्स है, उसके लिए अगर आप नए पार्टनर को लायबल बनाना चाहते हो, तो आपको नए पार्टनर का, उसके अलावा जितने पार्टनर्स है सारे पार्टनर्स का और क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना पड़ता है। आपको सबका क्या करना पड़ता है? कंसेंट लेना पड़ता है, तब आप ओल्ड डेट्स के लिए लायबल बना सकते हो। अदरवाइज एक नया पार्टनर पुराने डेट्स के लिए लायबल नहीं है। हाँ, पर ओल्ड डेट्स के लिए आप उसे लायबल बना सकते हो, उसका कंसेंट लेके, सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेके, क्रेडिटर्स का कंसेंट लेके आप उसे पुराने डेट्स के लिए लायबल बना सकते हो, पर उससे उसके लिए आपको उसका कंसेंट लेना पड़ता है, ठीक है? ऐसे ही वो लायबल तो नहीं हो जाता, ठीक है? ओके। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, अगर मान लो एक पार्टनर बेटा रिटायर हो रहा है, तो रिटायर होने के लिए आपको सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपने अग्रीमेंट में ही लिखा था कि मैं 5 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा। कहता है रिटायर करने के लिए या तो आप सभी पार्टनर्स का कंसेंट लो, या एक्सप्रेस अग्रीमेंट, आपने अग्रीमेंट में लिखवा लिया था, या मान लो अगर पार्टनरशिप एट विल बनी हुई थी तो आप नोटिस देके, सारे पार्टनर्स को नोटिस देके रिटायर हो सकते हो। एक पार्टनर बेटा रिटायर कैसे हो सकता है? या तो अग्रीमेंट द्वारा, या सभी पार्टनर्स के कंसेंट द्वारा, या पार्टनरशिप एट विल है तो आप बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स, आपने सारे पार्टनर्स को नोटिस दे दिया राइटिंग में। पार्टनर शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स डन फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। जिस दिन आप पब्लिक नोटिस दे देते हो अपने रिटायरमेंट का, उस दिन के बाद से फर्म जो भी काम करेगी आप लायबल नहीं हो, ठीक है? मैं अगर आज रिटायर हुई हूं और मैंने आज ही अगर पब्लिक नोटिस दे दिया, तो उसके बाद फर्म कुछ भी कर ले मैं लायबल नहीं हूं। पर जब तक कि मैं पब्लिक नोटिस नहीं देती, अगर मैंने मान लो पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो फिर मैं लायबल हो जाती हूँ। कहता है पार्टनर लायबल नहीं होता। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और वो पब्लिक नोटिस दे दे, तो उसके बाद वो लायबल नहीं है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अगर आप पब्लिक नोटिस ही ना दो तो फिर आप लायबल रहोगे, ठीक है? ओके, चलिए, तो ये है रिटायरमेंट की बातें, बहुत सिंपल है ये सारे सेक्शंस। तो रिटायर कर सकते हो क्या आप? हाँ, सभी पार्टनर्स की कंसेंट से रिटायर हो सकते हो, या आप अग्रीमेंट द्वारा रिटायर हो सकते हो, या पार्टनरशिप एट विल है तो आप दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देके रिटायर हो सकते हो। ओके, पर रिटायर होने पे पब्लिक नोटिस देना होता है, तभी आप लायबल नहीं होगे फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं देते तो फिर आप फर्म के कामों के लिए उतना ही लायबल होगे जितना कि दूसरे पार्टनर्स है। आप रिटायर हो गए तो भी लायबल रहोगे अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो, ठीक है? तो ये है सेक्शन 31 एंड 32। ओके, उसके बाद है एक्सपल्शन। सेक्शन 33 बात करता है बेटा एक्सपल्शन के बारे में। अभी अपने 33, 34 पढ़ते हैं और 36, ये 3-4 सेक्शंस पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है? बहुत सिंपल है। उसके बाद अपने यूनिट 2 पूरी की पूरी रिवाइज करेंगे। एक बार आप ये सारे सेक्शंस मेरे साथ एक बार पढ़ लो, ठीक है? सेक्शन 33 क्या बात करता है? एक्सपल्शन, मतलब पार्टनर्स को क्या आप एक्सपेल कर सकते हो क्या? हटा सकते हो क्या? 4 पार्टनर है ए बी सी डी, क्या आप ए को पार्टनरशिप से हटा सकते हो क्या? एक्सपेल कर सकते हो क्या? कर सकते हो।
प्रोवाइडेड 3 कंडीशंस पूरे होने पड़े। एक्सपल्शन का पावर कॉन्ट्रैक्ट में होना पड़ा। आपने जो पार्टनरशिप डीड एंटर किया था उस डीड में एक्सपल्शन का पावर होना पड़ा कि अगर कोई पार्टनर कोई गलत वलत काम करेगा तो आप उसे एक्सपेल कर सकते हो, तो पावर ऑफ एक्सपल्शन होना पड़ा। और ये पावर मेजॉरिटी द्वारा एक्सरसाइज होना पड़ा और गुड फेथ में होना पड़ा। मतलब आपका अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है और आप बोलो कि अरे उसे हटा देते, तो आप नहीं हटा सकते, आप उसे एक्सपेल कर सकते हो ओनली एंड ओनली इन गुड फेथ। गुड फेथ मतलब आपको उसे सुनने का मौका देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसको हटाने से पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस ऑफ एक्सपल्शन, सुनने का मौका। एक तो सुनने का मौका प्लस चिट्ठी दोनों ही देनी पड़ेगी। और ये इंटरेस्ट में होना पड़ा, फर्म के इंटरेस्ट में। उसको हटाना फर्म के फायदे के लिए होना पड़ा। तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉब्लम था तो तुम नहीं हटा सकते, इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, तो उसे कहते हैं गुड फेथ। आपको उसे सुनने का मौका देना पड़ा, चिट्ठी देनी पड़ी, साथ में ये फर्म के इंटरेस्ट में होना पड़ा। तो कहता है या तो पावर ऑफ एक्सपल्शन कॉन्ट्रैक्ट में हो एंड ये पावर मेजॉरिटी एक्सरसाइज करे और गुड फेथ में करे, तो आप किसी को एक्सपेल कर सकते हो, नहीं तो एक्सपल्शन नहीं किया जा सकता। सेक्शन नंबर 33 एक्सपल्शन पे है, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक्सपल्शन 3 चीजें पूरी होगी तो आप एक्सपेल कर सकोगे। पावर ऑफ एक्सपल्शन कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, पावर मेजॉरिटी एक्सरसाइज कर रही है और गुड फेथ में कर रही है। गुड फेथ मतलब आपने उसे सुनने का मौका दिया, उसे एक नोटिस दिया एक्सपल्शन का। एंड तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि वो फर्म के हित में होना पड़ा, इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तो दैट इज योर सेक्शन नंबर 33, एक्सपल्शन। अगेन इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, बहुत बार इधर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए 34 बात करता है इंसॉल्वेंसी पे। कहता है अगर एक पार्टनर एडजुडिकेटेड हो जाए एज इंसॉल्वेंट, मतलब एडजुडिकेटेड मतलब कोर्ट अगर डिक्लेयर कर दे, कोर्ट बोल दे, कहता है अगर एक पार्टनर को एडजुडिकेट किया जा रहा है एज इंसॉल्वेंट, मतलब अगर कोर्ट बोल रहा है कि भैया इसका दिवालिया निकल गया, कोर्ट ने बोल दिया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तो फिर ऑटोमेटिकली अब वो पार्टनर नहीं रहेगा। ही सीजेस टू बी द पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ एडजुडिकेशन। जिस दिन कोर्ट ने उसे डिक्लेयर किया कि ये इसका दिवालिया निकल गया, जिस दिन कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया उस दिन से बेटा वो पार्टनर नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली नहीं रहेगा। तो कहता है अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस दिन से अब वो पार्टनर नहीं रहता है, ही सीजेस टू बी द पार्टनर। His estate shall not be liable for the acts of the firm। अब फर्म जो भी काम करेगी उसके लिए वो लायबल नहीं है। अब मान लो 15 नवंबर को एक आदमी का दिवालिया निकल गया, तो अब वो पार्टनर नहीं रहा, और 15 नवंबर के बाद फर्म जो भी काम करेगी ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, इसका एस्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और फर्म भी लायबल नहीं होगी इंसॉल्वेंट पार्टनर के काम से। ना फर्म लायबल है, ना ये लायबल है फर्म को, ना मैं लायबल हूं फर्म को, ना फर्म लायबल है मेरे को। जिस दिन से वो एडजुडिकेट हुआ उस दिन से कोई वास्ता नहीं है आपस में, ना तो मेरा एस्टेट लायबल है फर्म के कामों के लिए, ना फर्म लायबल है मेरे कामों के लिए, ठीक है। मतलब जिस दिन से एडजुडिकेट हुआ उस दिन से कनेक्शन टूट गया, वास्ता रहा ही नहीं, ना मेरे को फर्म का रहा, ना फर्म को मेरा रहा। फर्म के कामों के लिए मैं लायबल नहीं हूं, मेरे कामों के लिए फर्म लायबल नहीं है। तो दैट इज इंसॉल्वेंसी, ठीक है। ओके, अभी सेक्शन 35 2 मिनट में करेंगे, लास्ट में करेंगे। अभी आ जाओ सेक्शन 36। सेक्शन 35 अच्छा इधर ही है, चलो इधर आ जाओ, 35 पहले कर लो। 35 क्या कहता है? ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर मान लो कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, अगर आज डेथ हो गई, 15 नवंबर को डेथ हो गई, तो पहले तो डेथ का पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। अगर डेथ हो जाए तो डेथ का पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता है। नो पब्लिक नोटिस बेटा, अगर कोई मर गया तो अब उसका क्या पब्लिक नोटिस दोगे? नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर डेथ। और अगर डेथ हो जाती है तो उस दिन से जो एस्टेट है, जो भी संपत्ति है डिसीज्ड पार्टनर की, वो लायबल नहीं रहेगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। उसकी डेथ के बाद, डेथ 15 नवंबर को हुई, तो डेथ के बाद फर्म के जो भी एक्टिविटीज होंगे, फर्म के कामों के लिए मरे हुए पार्टनर की संपत्ति लायबल नहीं होगी। द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, द संपत्ति ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर
shall not be liable for the acts done after his death. उसके मरने के बाद चाहे आप कुछ भी करो, उसकी संपत्ति, उसका एस्टेट लायबल नहीं होगा. किसका? मरे हुए पार्टनर का एस्टेट लायबल नहीं होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर हिज डेथ. उसके मरने के बाद आप कुछ भी करो भाई, उसके मरने के बाद आपने कोई सामान क्रेडिट पे खरीद लिया तो क्या मरा हुआ पार्टनर का एस्टेट लायबल होगा? नहीं. और डेथ का पब्लिक नोटिस भी रिक्वायर्ड नहीं होता. ठीक है, दिस इज योर सेक्शन 35. अब आ जाओ 36. 36 क्या कहता है? एनी आउटगोइंग पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो पार्टनरशिप छोड़कर जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर, क्या कोई बिजनेस कर सकता है क्या कंपीटिंग नेचर का? बिल्कुल. अगर मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रही हूं, मैं वो फर्म वाला ही बिजनेस कर सकती हूँ क्या कंपीटिंग नेचर का? कर सकती हूँ. मैं उस बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल. अब मैं कोई धंधा करूंगी तो उसे एडवर्टाइज तो करूंगी ही ना. कहता है आप कंपीटिंग नेचर का काम कर सकते हो, आप एडवर्टाइज भी कर सकते हो, पर आप फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, फर्म के पुराने कस्टमर्स को अप्रोच नहीं कर सकते. अब आप छोड़कर जा रहे हो ना, तो फर्म का नाम काय को यूज करोगे? कैनॉट यूज द ओल्ड फर्म्स नेम, यू कैनॉट अप्रोच देयर कस्टमर्स, एंड आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि आप उनका काम कर रहे हो. कैनॉट रिप्रेजेंट देमसेल्व्स कैरिंग ऑन द ओल्ड बिजनेस, कि आप फर्म से एसोसिएटेड हो, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते. कहता है अगर कोई आउटगोइंग पार्टनर, मतलब मैं अगर पार्टनरशिप छोड़ के जाती हूँ तो मैं कंपीटिंग नेचर का काम कर सकती हूँ, उस काम को मैं एडवर्टाइज भी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. बट आई कैन नॉट यूज ओल्ड फर्म्स नेम, आई कैन नॉट सॉलिसिट, चुरा नहीं सकती उनके कस्टमर्स को, अप्रोच नहीं कर सकती, एंड आई कैन नॉट रिप्रेजेंट एज इफ आई एम डूइंग द ओल्ड बिजनेस, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती. ठीक है, ओके. चलो, चलिए ओके. तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सेक्शंस कर लिए. सेक्शन 36. अब एक काम करते हैं, हमने यूनिट 2 में जितने भी सेक्शंस किए हैं उनको क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं. ठीक है, 2 मिनट का टाइम देते हैं, फिर रिवाइज करते हैं. चलो, चलो आ जाओ एवरीबॉडी. चलो लेट्स डू अ क्विक रिविजन. इसको मैं मिनी रिविजन में अलग से भी अपलोड कर दूंगी. ठीक है, आओ शुरुआत से यूनिट नंबर 2 को रिवाइज करते हैं. आओ, अ वेरी वेरी सुपर क्विक रिविजन. आओ, ओके. चलिए, वेलकम टू द क्विक रिविजन ऑफ यूनिट नंबर 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. फटाफट फटाफट हम सारे सेक्शंस को रिवाइज कर लेंगे, एंड इस तरह से करेंगे कि इन सेक्शंस में से कोई भी सवाल आए, आप उनको ना ही लिखना जान जाओ, पर आपको क्विकली रिकॉल भी हो जाए. आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो जब भी आपको यूनिट 2 को क्विकली रिवाइज करना हो. लेट्स गेट इट रोलिंग. सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 9. सेक्शन 9 क्या कहता है कि पार्टनर्स, आप फर्म का काम करो, सबके हित में करो, कॉमन एडवांटेज में करो, जस्ट एंड फेथफुल तरीके से करो, और सारी इंफॉर्मेशन दूसरे पार्टनर्स को भी बताओ. मतलब पार्टनर, तुम सच्चाई से काम करो. यूनिट सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? ए पार्टनर, तुम काम कर रहे हो ना, तो सबके फायदे के लिए करो भाई, फेथफुल रह के करो. कोई भी पार्टनर कोई इंफॉर्मेशन मांगता है तो बिंदास दो. तो ये तो एक बेसिक बात करता है सेक्शन नंबर 9. उसके बाद सेक्शन नंबर 10 कहता है कि अगर कोई पार्टनर क्या कर दे, फ्रॉड कर दे, जिससे कि फर्म को लॉस हो जाए. कहता है अगर कोई पार्टनर क्या कर दे, अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर दे, धंधे में, बिजनेस में अगर कोई पार्टनर फ्रॉड कर दे जिससे कि फर्म को लॉस हो जाए, तो पार्टनर तुमको पैसा देना पड़ेगा फर्म को. आइडेंटिफाई दी फर्म. ए पार्टनर, तेरे फ्रॉड करने के चक्कर में फर्म को लॉस हो गया, तो तुमको अब पैसा देना पड़ेगा. ऑफ कोर्स तुम ही दोगे, और कौन देगा, राइट? तुमको अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे. तुमने क्या किया है, कांड किया है ना, तो कांड की भरपाई कौन करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस कौन बेयर करेगा, तुमने बिजनेस में फ्रॉड कर दिया, तो अब इस लॉस को कौन भरेगा, तुम भरोगे. सेक्शन 10 कहता है. ओके. सेक्शन 11 कहता है पार्टनर्स, तुम आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके अपने म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज डिसाइड कर सकते हो.
देखो आपस में मेरा राइट क्या होगा, तेरा क्या राइट होगा, मेरे ड्यूटी क्या होंगे, तेरे क्या ड्यूटी होंगे, ये सब तो आप कॉन्ट्रैक्ट में ही डिसाइड करोगे ना। अगेन बेसिक बात। अच्छा, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो क्या कि पार्टनर शैल नॉट कैरी ऑन बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ द फर्म, जब तक कि आप पार्टनर हो। कहता आप चाहो ना, आपका मन माने, सबका मन माने, तो आप ये भी लिख सकते हो कि जब तक आप पार्टनर हो तब तक आप कोई और बिजनेस नहीं करोगे, जब तक कि आप पार्टनर हो। while you are a partner you shall not carry on any business other than the business of the firm. that is your section number 11. बेसिक बात कहता है आपस में डीड में डिसाइड कर लो। एंड आप ये भी डिसाइड कर सकते हो, चाहो तो, मन माने तो ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आप और कोई धंधा नहीं करोगे जब तक कि यू आर द पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, यू विल नॉट डू एनी अदर बिजनेस अदर देन द बिजनेस ऑफ द फर्म। ओके, सेक्शन नंबर 12 बात करता है पार्टनर्स के राइट्स के बारे में। राइट, क्या राइट होता है? कहता सबका राइट है भाई धंधे में पार्ट लेने का। मैं पार्टनर हूं तो मुझे कोई रोक सकता है क्या कि बिजनेस मत करो? नहीं, मेरा राइट है बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का। मेरा राइट है कि मुझसे पूछा जाए, मेरा ओपिनियन सुना जाए, मुझसे कंसल्ट किया जाए। अगर ऑर्डिनरी मैटर्स है तब तो जैसा मेजोरिटी चाहेगी वैसा डिसाइड कर लेंगे, पर अगर मान लो बड़ा मैटर है, बिजनेस का नेचर ही बदल रहा है, तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी होता है। एंड पार्टनर्स का राइट है कि वो बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, और उनके मरने के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी बुक्स का राइट देना पड़ेगा देखने का। मैं मर गई तो मेरे पीछे क्या आप क्या मेरे बच्चों को बुक्स नहीं दिखाओगे? इन द इवेंट ऑफ द डेथ आपको, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये राइट मिलेगा टू एक्सेस बुक्स। तो ये हो गया पार्टनर के राइट। मुझे बताओ पार्टनर का क्या राइट है? पार्टनर का राइट है कि मैं धंधे में पार्टिसिपेट करूं, मुझसे पूछा जाए, मैं बुक्स को एक्सेस कर सकूं, मेरे बाद मेरे बच्चे भी एक्सेस कर सके। ये है राइट्स ऑफ द पार्टनर, सेक्शन 12। ठीक है, तो सेक्शन 9 तो बेसिक चीजें बोल रहा था, कॉमन एडवांटेज में काम करो। 10 कहता है अगर फ्रॉड कर दिया तो भरपाई करो। 11 कहता है आपस में डिसाइड कर लो। 12 कहता है तुम्हारे क्या क्या राइट्स है मैं तुम्हें बताता हूं। सेक्शन नंबर 13 बात करता है कुछ राइट्स। राइट टू रेम्यूनरेशन, सैलरी मिलने का राइट। क्या आपको सैलरी मिलनी चाहिए क्या पार्टनर को? कहता नहीं भाई, काय की सैलरी, तुमको प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलता है तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन। बट आपको रेम्यूनरेशन कब मिलेगा? अगर आपने अग्रीमेंट में डिसाइड कर रखा है। और हो सकता है आपने कोई अग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया, बट इफ इट इज कस्टमरी एज पर द बिजनेस ऑफ द फर्म, बिजनेस के कस्टम्स के हिसाब से दिया जाता है क्या, तो फिर दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर कब मिलेगा? अगर अग्रीमेंट में डिसाइड किया है। इफ इट इज कस्टमरी, कस्टम्स के हिसाब से है, या लॉ बोलता है देने का तो फिर भी देने का। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिक्वायर्स द सेम, या अग्रीमेंट में डिसाइड किया है, या कस्टम्स के हिसाब से, तो फिर आपको कैपिटल पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, अगर कोई पार्टनर एडवांस दे दे तो उसे एडवांस पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या? हाँ, 6% पर एनम पे मिलेगा। ओके, राइट टू बी आइडेंटिफाइड, अगर कोई पार्टनर पेमेंट कर देता है, किसके लिए? फर्म के लिए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर मैं कोई पेमेंट कर दूं तो फर्म मुझे वो पैसा देगी। आई हैव द राइट टू बी आइडेंटिफाइड। अगर मैंने कोई पेमेंट कर दी ऑर्डिनरी कोर्स में फर्म के लिए, तो फर्म तुम मुझे पैसा दो ना यार। अच्छा, पार्टनर भी आइडेंटिफाई करेगा। पार्टनर के जानबूझ के विलफुल निग्लेक्ट करने की वजह से, विलफुल मतलब जानबूझ के, पार्टनर ने जानबूझ के कोई निग्लेक्ट किया जिससे कि फर्म को नुकसान हो गया, तो पार्टनर तुम्हें फर्म को पैसा देना पड़ेगा। पार्टनर फर्म को पैसा दो क्योंकि तुम्हारे कांड की वजह से फर्म को नुकसान हो गया है। अच्छा, अगर आप कुछ डिसाइड ना करो तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर होता है। अगर आपने कोई अग्रीमेंट में कुछ डिसाइड नहीं किया तो राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू शेयर लॉस इक्वल होता है अगर आप कुछ डिसाइड नहीं करते तो। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, फर्म की क्या प्रॉपर्टी मानी जाती है? कहता है कॉमन स्टॉक से अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई राइट, इंटरेस्ट कुछ अक्वायर करो तो वो फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। कॉमन स्टॉक मतलब जो कैपिटल पार्टनर्स लाए हैं उस कैपिटल में से अगर आप कोई प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट अक्वायर करो, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कोई प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट अक्वायर किया तो फर्म की प्रॉपर्टी होगी। और गुडविल भी फर्म की प्रॉपर्टी होती है। तो कहता है फर्म की प्रॉपर्टी मतलब कॉमन स्टॉक से खरीदी हुई प्रॉपर्टी, ऑर्डिनरी कोर्स में खरीदा हुआ प्रॉपर्टी, राइट या गुडविल, ये सब फर्म की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, सेक्शन 15 क्या कहता है? फर्म की प्रॉपर्टी को आप होल्ड करो, यूज करो फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर कोई प्रॉपर्टी फर्म की है तो वो फर्म के काम के लिए ही यूज होनी चाहिए, इधर उधर के काम के लिए नहीं यूज कर सकते। अच्छा, सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है? अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके, क्या सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करते हो? फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके
फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके या फर्म के कनेक्शंस, बिजनेस कनेक्शंस को यूज करके अगर आप कोई पैसा कमा रहे हो तो वो पैसा फर्म को देना पड़ेगा। काई को? फर्म के साथ ट्रांजैक्शन कर, फर्म को चकमा लगाते हो, है फर्म के बिजनेस कनेक्शन यूज करते हो, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करते हो और पैसा कमाते हो, खुद रख लेते हो, नहीं फर्म को दो। अच्छा, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन सेम बिजनेस, अगर आप वही काम जो फर्म कर रही है वैसा ही कंपीटिंग नेचर का काम करते हो तो आपको पैसा कमाया जो है आपके वो फर्म को देना पड़ेगा, प्रॉफिट। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस विच इज कंपीटिंग टू दैट ऑफ द फर्म, तो आपको वो पैसा प्रॉफिट देना पड़ेगा फर्म को, ठीक है, ओके। सेक्शन 17, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन कब बदल जाता है? जब कोई नया आता है, एडमिशन, या कोई छोड़कर चला जाता है, रिटायरमेंट या डेथ, या फिर अगर बिजनेस आप कर रहे हो अदर देन द ओरिजिनल वन, फर्म अपने ओरिजिनल बिजनेस को छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस करने लगी है, या फिर आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई थी 5 सालों के लिए, अब 5 साल एक्सपायर हो गए, आप फिर भी काम किए जा रहे हो तो पार्टनरशिप एट विल हो गया। पार्टनर्स कैरी ऑन बिजनेस इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया माना जाएगा। कोई नया आया, एग्जिस्टिंग वाला चला गया, या आप कोई धंधा दूसरा करने लगे, या फिक्स्ड पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी यू आर कंटिन्यूइंग दी पार्टनरशिप, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सेक्शन 18 क्या कहता है? हर पार्टनर फर्म का एजेंट है। और क्या होगा? पार्टनर एजेंट ही तो है ना। पार्टनर क्या करता है? फर्म के लिए काम करता है, तो फर्म का एजेंट माना जाता है फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। सेक्शन 19 बात करता है इंप्लाइड अथॉरिटी की। इंप्लाइड अथॉरिटी मतलब जिस काम को करने की अथॉरिटी है, जिसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड अथॉरिटी। कहता है अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर टू एक्ट फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। कहता है ये हर पार्टनर की अथॉरिटी है कि वो फर्म के धंधे के लिए काम करे। मेरे को कोई रोक सकता है क्या? अरे मैं फर्म की पार्टनर हूं तो ये मेरी कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरी अथॉरिटी है कि मैं फर्म के बिजनेस के लिए काम करूं। पर ये सारी चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती। क्या नहीं आती? कि मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर या ट्रांसफर नहीं कर सकती अब खुद अकेले अपनी मर्जी से। मैं फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम से नहीं खोल सकती। मैं फर्म के नाम पे पार्टनरशिप पे एंटर नहीं कर सकती। फिर अगर कोई केस चल रहा है तो मैं उस केस को विड्रॉ नहीं कर सकती, विड्रॉल ऑफ सूट। मैं एडमिट केस में जाके मैंने एडमिट कर दिया, हाँ हमारी लाइबिलिटी है, नहीं, यू कैन नॉट एडमिट अ लाइबिलिटी इन अ सूट, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज अ क्लेम। एंड आप कोई अपनी मर्जी से कोई डिस्प्यूट आर्बिट्ररी के पास जाके सबमिट नहीं कर सकते। आर्बिट्ररी मतलब बिचौला। आप अपनी मर्जी से जाके डिस्प्यूट को आर्बिट्ररी के पास सबमिट नहीं कर सकते, ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। इंप्लाइड अथॉरिटी ये सब नहीं है। मतलब मेरे साथ एक्शन करो, विड्रॉल ऑफ अ सूट, एडमिट अ लाइबिलिटी इन अ सूट, कॉम्प्रोमाइज अ क्लेम, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अक्वायर या ट्रांसफर करना, फर्म का बैंक अकाउंट खुद के नाम से खोल लेना। अरे बड़े शाणे हो, ये सब नहीं है तुम्हारा काम। अच्छा, और कहता है देखो इंप्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इंप्लाइड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स किया जा सकता है। किसी भी पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, हाँ, आपस में अग्रीमेंट करके कर सकते हो। और ये रेस्ट्रिक्शन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इफेक्टिव कब होगा? जब थर्ड पार्टी को इस रेस्ट्रिक्शन का पता होगा। इफ थर्ड पार्टी नोज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, या थर्ड पार्टी को यही नहीं पता कि तुम पार्टनर हो, थर्ड पार्टी को यही नहीं पता कि वो पार्टनर के साथ डील कर रहे, डज नॉट नो दैट अ पार्टनर इज पार्टनर, तो कहता है इंप्लाइड अथॉरिटी को आपस में अग्रीमेंट करके तो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये रेस्ट्रिक्शन इफेक्टिव तब होगा जब थर्ड पार्टी को पता हो, या फिर दे डोंट इवन नो दैट दे आर डीलिंग विद द पार्टनर, ओके। सेक्शन नंबर 21, इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म को लॉस से बचाने के लिए अगर मैं कोई एक्ट करूं, कोई भी ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी होता तो वो यही करता। अब फर्म को नुकसान से बचाने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में मैंने अगर कोई काम किया तो फर्म उस काम के लिए लायबल है। मेरी जगह अगर कोई और भी दूसरा सही दिमाग से सोचने वाला आदमी होता तो वो भी यही करता। तो सच एक्ट्स शैल बाइंड द फर्म, सच एक्ट्स शैल बाइंड द फर्म, ओके। सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? पार्टनर तुम्हारे कामों के लिए फर्म लायबल है। तुम कोई भी काम करो, प्रोवाइडेड तुम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, अपने अथॉरिटी में रह के कर रहे हो, फर्म के नाम को यूज करके कर रहे हो, और विद एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म, फर्म को बाइंड करने के लिए ये काम किया जा रहा है, तो आपके कामों के लिए फर्म लायबल है। मैं कोई भी काम करती हूँ, अपने अथॉरिटी में रह के कर रही हूँ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का काम कर रही हूँ, फर्म का नाम यूज करके वो काम कर रही हूँ, और इस इंटेंशन के साथ कर रही हूँ कि फर्म लायबल है, तो फिर फर्म लायबल है, ठीक है। मैं मेरे अथॉरिटी में किया क्या? हाँ। ऑर्डिनरी कोर्स का काम है क्या? हाँ। फर्म का नाम यूज करके किया, विद एन इंटेंशन टू बाइंड द फर्म किया, तो फर्म लायबल है मेरे कामों के लिए, ऑफ कोर्स। सेक्शन नंबर 24 कहता है
अगर आपने एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया फर्म के अफेयर्स को लेके, फर्म के कामकाज को लेके, अगर एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे दिया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने फर्म को नोटिस दे दिया। ऑफ कोर्स एक्टिव पार्टनर को दिया क्या, हाँ, फर्म के कामकाज को लेके दिया क्या, तो ऐसा माना जाएगा कि फर्म को दे दिया। सेक्शन नंबर 25 कहता है हर पार्टनर जॉइंटली लायबल होता है फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अब आपको पता है पार्टनरशिप में सबकी लायबिलिटी पर्सनल लायबिलिटी होती है पार्टनर की, तो फर्म के एक्ट्स के लिए पार्टनर सारे जॉइंटली लायबल होते हैं, ठीक है, ओके। सेक्शन 26 कहता है एनी रॉन्गफुल एक्ट डन बाय द पार्टनर। पार्टनर ने कोई गलत काम किया क्या, पार्टनर ने कोई गलत काम किया क्या, हाँ, इस गलत काम से थर्ड पार्टी को लॉस हो गया भैया, पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट से थर्ड पार्टी को लॉस हो गया, तो कहता है फर्म इज लायबल, फर्म उतनी ही लायबल है जितना कि वो पार्टनर लायबल है। मेरे काम की वजह से, मेरे गलत काम की वजह से थर्ड पार्टी नुकसान खा बैठी है, तो अब थर्ड पार्टी को फर्म उतनी ही लायबल है जितना कि मैं लायबल हूं। पर ये दो चीजें होनी बहुत जरूरी है। क्या, मैंने ये काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही किया और सभी पार्टनर्स की अथॉरिटी से ही किया था। अगर ये दो चीजें पूरी होती है तो फर्म भी लायबल हो जाती है। मैंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया और मैंने मेरी जो भी काम किया वो दूसरे पार्टनर, सबके पार्टनर्स की अथॉरिटी से किया, तो फिर फर्म लायबल हो जाती है। जैसे कि मैं लायबल हूं वैसे ही फर्म भी लायबल है। 27 कहता है एनी पार्टनर एक्टिंग इन हिज अथॉरिटी। कोई भी पार्टनर जब अपनी अथॉरिटी में रह के काम कर रहा है, उसे अगर कोई मनी या प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी का मिल जाए और वो मिसअप्लाई कर दे, या फर्म को कोई प्रॉपर्टी मिल जाए थर्ड पार्टी से, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये प्रॉपर्टी मिली है, जब ये प्रॉपर्टी फर्म के कस्टडी में थी, पार्टनर इसे मिसअप्लाई कर दे, कहता है या तो पार्टनर अपने अथॉरिटी में उसे थर्ड पार्टी से मिला, या फर्म को ऑर्डिनरी कोर्स में थर्ड पार्टी से मिला और पार्टनर मिसअप्लाई कर देता है, तो कहता है फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। फर्म आपको इस लॉस की भुगतान करनी पड़ेगी। या तो पार्टनर को, जब वो अपना काम कर रहा था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, अपनी अथॉरिटी में रह के काम कर रहा था, तो पार्टनर को कुछ प्रॉपर्टी मिली जिससे उसने मिसअप्लाई कर दिया, या फर्म को मिली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और पार्टनर ने मिसअप्लाई कर दिया, तो फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस, ओके। उसके बाद क्या कहता है 29, अगर मैं मेरा इंटरेस्ट पूरा का पूरा या पार्टली किसी और आदमी को ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दूं, तो ट्रांसफरी ना तो बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता, ना ही वो बुक्स को मांग सकता, ना ही बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता। मान लो मेरा जो भी राइट या मेरा जो भी इंटरेस्ट है, मान लो 20% प्रॉफिट रिसीव करने का इंटरेस्ट है, वो मैंने किसी और को दे दिया, तो वो दूसरा आदमी ट्रांसफरी बिजनेस में या बुक्स को मांगना इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। बट अगर फर्म बंद हो रही है या ट्रांसफरिंग पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, मैं जिसने ट्रांसफर किया था मैं ही पार्टनरशिप छोड़ के जा रही हूँ, या फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उस केस में ट्रांसफरी का हक है कि जो ट्रांसफरिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ एसेट उसे मिले, और वो इस शेयर को देखने के लिए बुक्स को देख सकता है, इस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए वो बुक्स को मांग सकता है। कहता है अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है या ट्रांसफरिंग पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो उसका शेयर ऑफ एसेट ट्रांसफरी को मिलेगा और इस शेयर को कैलकुलेट करने के लिए वो बुक्स को मांग सकता है, ठीक है, ओके। सेक्शन नंबर 30, माइनर की पोजीशन इन अ पार्टनरशिप। देखो, माइनर पार्टनर तो नहीं बन सकता, माइनर डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पर माइनर क्या बुक्स को एक्सेस कर सकता है, हाँ। क्या माइनर फॉर द बेनिफिट्स एडमिट हो सकता है, हाँ। एंड क्या वो पार्टिसिपेट कर सकता है इन दी प्रॉफिट या शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, यस, ऑफ कोर्स ही इज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट। तो आपने जितना भी अग्री किया है कि उसे प्रॉफिट दोगे, प्रॉपर्टी दोगे, तो वो उसको मिलेगा। माइनर का राइट क्या है कि वो बुक्स को देख सकता है, उसको आपने जितना भी प्रॉफिट बोला है मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, उतना उसका राइट है रिसीव करने का। और अगर आप उसे नहीं देते तो आप के साथ वो कनेक्शन तोड़ के, फर्म के साथ वो कनेक्शन तोड़ के पार्टनर्स को सू कर सकता है। ही कैन सू द पार्टनर्स बाय आफ्टर सीवियरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म। ये राइट है माइनर का, 3 राइट है, बुक्स को देखना, उसको जो आपने कहा था उतना शेयर आपको देना, एंड अगर आप उसको नहीं देते तो वो अपना फर्म के साथ कनेक्शन तोड़ के क्या कर सकता है, दूसरे पार्टनर्स को सू कर सकता है, ओके। और कहता है जब भी वो मेजर हो जाएगा या जब भी उसे नॉलेज होगी, उसके 6 महीने में वो पब्लिक नोटिस देके इलेक्ट करेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। अगर वो बोल दे कि हाँ मैं बनना चाहता हूं, तो जिस दिन तुम एडमिट हुए थे फॉर द बेनिफिट्स, जिस दिन माइनर तुम एडमिट हुए थे फॉर द बेनिफिट्स, उस दिन से आज तक आप लायबल हो जाओगे सारे लायबिलिटीज के लिए। और अगर आप बोल दो कि नहीं मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो जिस दिन आप पब्लिक नोटिस देते हो फिर उस दिन से तुम्हारा शेयर ऑफ एसेट भी लायबल नहीं होगा। कहता है देखो, माइनर वैसे तो कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता,
माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता है, बट हाँ उसका शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर ऑफ एसेट जरूर लाइबल होता है। अब मेरा अगर फर्म नुकसान में जा रही है, फर्म अगर नुकसान में जा रही है तो मैं पर्सनली लाइबल तो नहीं हूं, पर हाँ मेरा जितना भी शेयर ऑफ एसेट है या प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉफिट का शेयर है उतना तो छोड़ना पड़ता ही है। पर कहता है जिस दिन तुम पब्लिक नोटिस दे देते हो ना, उस दिन से आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लाइबल नहीं होता फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। सेक्शन 31, 32 बहुत सिंपल है। अगर कोई नया आदमी आता है, अगर कोई नया पार्टनर आता है, तो वो ओल्ड डेट्स के लिए लाइबल नहीं होता। अगर आज मैं पार्टनरशिप में आई हूं तो मेरे आज आई हूं ना, तो आज से मैं लाइबल होंगी। आपके पुराने डेट्स, मेरे आने से पहले जो तुमने काम किया, एनी एक्ट डन बिफोर ही बिकेम द पार्टनर, तो उसके लिए मैं लाइबल नहीं हूं। अच्छा, पार्टनर रिटायर कर सकता है क्या? बिल्कुल, अग्रीमेंट द्वारा, सभी पार्टनर्स की कंसेंट से, या फिर अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सबको राइटिंग में नोटिस देके। अगर मैं रिटायर करना चाहती हूं तो या तो मैं अग्रीमेंट द्वारा या सभी पार्टनर्स की कंसेंट से, या अगर पार्टनरशिप एट विल है तो मैं सभी पार्टनर्स को राइटिंग में नोटिस देके रिटायर हो सकती हूँ। क्या हो सकती हूँ रिटायर, पर आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है रिटायरमेंट। मैं आज छोड़ के जा रही हूं तो मुझे रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, पर अगर मैं पब्लिक नोटिस नहीं दूंगी तो मैं लाइबल रहूंगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। कहता है आप जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक आप लाइबल रहते हो। ठीक है, ओके, तो दिस इज रिटायरमेंट। इसके साथ एक और चीज है, अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो जब वो एडजुडिकेट हुआ इंसॉल्वेंट, जब कोर्ट ने बोला कि भैया इसका दिवालिया निकल गया, उस दिन से, फ्रॉम दैट डेट ही सीजेस टू बी द पार्टनर। ऑटोमेटिकली वो पार्टनर नहीं रहेगा। जिस दिन कोर्ट उसे एडजुडिकेट कर देता है उस दिन से वो लाइबल नहीं होगा, मतलब उस दिन से वो पार्टनर नहीं होगा। अब उसका और फर्म का वास्ता भी नहीं रहेगा, मतलब हिज एस्टेट, उसका जायदाद लाइबल नहीं रहेगी फर्म के कामों के लिए, और फर्म भी लाइबल नहीं रहेगा उसके कामों के लिए आफ्टर द एडजुडिकेशन। दोनों का वास्ता ही खत्म। कोर्ट ने एडजुडिकेट कर दिया तो वास्ता ही खत्म, ना तो वो पार्टनर रहेगा, ना उसके कामों के लिए फर्म लाइबल है, ना फर्म के कामों के लिए उसका एस्टेट लाइबल है। हाँ, उसके साथ में एक और चीज बात करेंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु का पब्लिक नोटिस नहीं देना होता, और जिस दिन मृत्यु हो जाएगी उस दिन से जो एस्टेट है डिसीज्ड पार्टनर का, वो लाइबल नहीं रहता फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। कहता है जिस दिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो आपको पब्लिक नोटिस नहीं देना, और जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन के बाद फर्म जो भी काम करे, भाई मेरे को क्या लेना देना, उसकी संपत्ति लाइबल नहीं होगी, डिसीज्ड पार्टनर की संपत्ति लाइबल नहीं होगी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। अगेन इधर आओ, एक्सपल्शन। क्या एक्सपेल किया जा सकता है क्या पार्टनर को? हाँ, किया जा सकता है, प्रोवाइडेड एक्सपल्शन का पावर कॉन्ट्रैक्ट में होना पड़ा। ये एक्सपल्शन मेजॉरिटी कर रही है और गुड फेथ में कर रही है। गुड फेथ मतलब आपने उसे सुनने का मौका दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपने उसे एक नोटिस दिया, नोटिस ऑफ एक्सपल्शन, एंड साथ में ये एक्सपल्शन फर्म के इंटरेस्ट में होना चाहिए। इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। एक्सपेल किया जा सकता है प्रोवाइडेड एक्सपल्शन का पावर हो, ये एक्सपल्शन मेजॉरिटी कर रही हो, गुड फेथ में। गुड फेथ में तो सुनने का मौका दिया, उसे नोटिस दिया, साथ में ये चीज उस फर्म के इंटरेस्ट में है, तो एक्सपेल किया जा सकता है। क्या एक्सपेल किया जा सकता है। एंड अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है तो क्या वो कंपीटिंग नेचर का काम कर सकता है? बिल्कुल, ही कैन कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ कंपीटिंग नेचर। उसको एडवर्टाइज भी मैं कर सकती हूँ, अरे भाई मैं कंपीटिंग नेचर का काम कर सकती हूँ तो उसे एडवर्टाइज क्यों नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, बट हाँ आई कैन नॉट यूज द नेम ऑफ ओल्ड फर्म। मैं पुराने फर्म के कस्टमर्स नहीं चुरा सकती, आई कैन नॉट सॉलिसिट अप्रोच ओल्ड कस्टमर्स, और मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि जैसे मैं पुराना धंधा कर रही हूँ। आई कैन नॉट रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज डूइंग द ओल्ड बिजनेस। मैं जाके कोई भी कंपीटिंग नेचर का काम करूं, उसे एडवर्टाइज करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई कैन नॉट चुराओ देयर कस्टमर्स, आई कैन नॉट यूज देयर नेम, आई कैन नॉट रिप्रेजेंट एज आई एम डूइंग देयर बिजनेस। दैट इज योर सेक्शन 36। मुझे बताओ यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? मैंने एक आध सेक्शन नहीं करवाया, पूरी की पूरी यूनिट 2 करवा दी यहाँ पे रिवाइज। इतने से पार्ट में मैंने आपके पूरी की पूरी यूनिट 2 कवर कर दी है। तो आपको ये कितने मिनट की, 20 मिनट की हार्डली वीडियो है, जो छोटी वीडियो मिनी रिविजन, इस 20 मिनट से आप कभी भी यूनिट 2 को पूरा रिवाइज कर सकते हो। मतलब आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा कंसाइज रिवीजन आपको यूट्यूब पे कहीं पे भी मिल जाएगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको इतना। 20 मिनट में पूरी यूनिट 2 मैंने आपकी मिनी रिवीजन में कवर कर दी है। तो आई होप ये आपके लिए सुपर डुपर डुपर हेल्पफुल रहे, एंड इफ हेल्पफुल रहेगी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यस, चलिए तो चलो अब ब्रेक देते हैं, और ब्रेक के बाद यूनिट 2 के 2 सेक्शंस बाकी है, उसे कवर करेंगे। सब हो गया है।
rights of the outgoing partner. सेक्शन 37 और 38 बचा है. 37 और 38 ये दो सेक्शंस हम अभी करने वाले हैं आफ्टर द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. ब्रेक है 5 मिनट का और इस 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपने 37 और 38 दो सेक्शंस करेंगे और फिर आपका पूरा का पूरा यूनिट 2 हो जाएगा. हमने पूरा यूनिट 2 का क्रंच निकाल लिया है. ठीक है, ओके. चलिए, सी यू इन सम टाइम आफ्टर 5 मिनट्स.
All right, everybody, welcome back. चलिए, okay, welcome, welcome, welcome. Now, अब हमें करना है सेक्शन नंबर 37 एंड 38, लास्ट सेक्शन है. आ जाओ. 37, एक मिनट. यस, सेक्शन 37 क्या कहता है, ध्यान से सुनना. वेर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ पार्टनर, अगर एक आदमी पार्टनरशिप छोड़ रहा है, लेट्स से मैं पार्टनर हूं किसी फर्म में और मैं पार्टनरशिप छोड़ रही हूँ, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हिज डेथ और रिटायरमेंट, या तो मैं ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, रिटायर हो रही हूँ, या मैं मर गई. कहता है अगर मान लो कोई एक आदमी पार्टनरशिप को छोड़ रहा है क्योंकि या तो उसकी डेथ हो गई या वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा है, और जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो बिजनेस किए जा रहे हैं, दूसरे पार्टनर्स ने बिजनेस बंद नहीं किया, मेरे जाने पे दूसरे पार्टनर्स ने बिजनेस बंद नहीं किया, वो बिजनेस किए जा रहे हैं, लेकिन बिना फाइनल सेटलमेंट किए, अकाउंट्स को सेटल नहीं किया. देखो, अगर कोई पार्टनर छोड़कर जाता है या वो मर जाता है तो फिर अकाउंट्स का फाइनल सेटलमेंट किया जाता है, पर अगर बिना फाइनल सेटलमेंट किए बचे हुए पार्टनर्स बिजनेस किए जा रहे हैं, तो इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में जो पार्टनर छोड़कर गया है, आउटगोइंग पार्टनर, अगर वो जिंदा है तो, नहीं तो अगर वो मर गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास इन दोनों में से दो ऑप्शंस होते हैं. आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर वो जिंदा है पार्टनर तो आउटगोइंग पार्टनर, अगर वो मर गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास इन दोनों में से एक ऑप्शन है. क्या? या तो वो प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, मेरे जाने के बाद आप काम किए जा रहे हो बिना फाइनल सेटलमेंट किए, तो फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है मेरे छोड़ के जाने के बाद, मेड सिंस ही सीज टू बी द पार्टनर, तो मुझे उसमें अपना प्रॉफिट शेयर मिलेगा. मतलब मेरे जाने के बाद फर्म ने मान लो 1 करोड़ रुपए कमाए और मेरा प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग 20%, तो मुझे 1 करोड़ का 20% मिलेगा. या फिर इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. मेरा जितना भी शेयर है, मेरा जितना भी हिस्सा है फर्म के अंदर, फर्म की प्रॉपर्टी में जितना भी मेरा हिस्सा है, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%. कहता देखो, अगर एक पार्टनर खुद अपनी मर्जी से छोड़ के जाए या फिर मर जाए और दूसरे पार्टनर्स बिजनेस करें बिना फाइनल सेटलमेंट किए, तो अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे को, या मैं मर गई तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव को दो ऑप्शंस है, या तो मेरा जितना भी शेयर है प्रॉपर्टी में उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6%, या मेरे जाने के बाद फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसमें मेरा जो भी हिस्सा था, शेयर था प्रॉपर्टी में, उतना मुझे मिल जाएगा. शेयर इन दी प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म मेड सिंस ही सीज टू बी द पार्टनर, मेरे छोड़ के जाने के बाद फर्म ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा टू द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. मेरा जितना भी शेयर था टू द यूज ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा था 20% का, तो मुझे उतना मिलेगा. तो आप दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो. दैट इज योर सेक्शन 37. ओके, चलिए. एंड सेक्शन 38 क्या बोलता है? सेक्शन 38 कहता है अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू द फर्म और टू द थर्ड पार्टी in respect of the transactions of the firm, in the absence of the agreement to the contrary, revoked as to the future transaction from the date of any change in the constitution. आपको पता है, देखो मान लो किसी ने, चलो आप एक मिनट रुको, आपको ये पता है क्या फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन कब बदल जाता है? फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कब होता है? मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया था. 4 केस में फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है. अगर एडमिशन हुआ है कोई पार्टनर का, या पार्टनर रिटायर कर गया या डेथ हो गई, या अदर बिजनेस करने लगे, अदर देन दी ऑर्डिनरी बिजनेस, आप कोई दूसरा ही बिजनेस करने लगे, या फिर आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाया था और वो फिक्स्ड पीरियड क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, और फिर भी आप बिजनेस किए जा रहे हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन फर्म का बदल जाता है. तो कहता है मान लो अगर आपके पार्टनर ने कंटिन्यूइंग, एक पार्टनर ने गारंटी दी है
फर्म को या थर्ड पार्टी को कोई गारंटी दी है, तो कहता है अगर कोई भी अग्रीमेंट एंटर नहीं किया गया है तो वो गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। जब फर्म अपना, जिस दिन फर्म अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल ले, मान लो कोई नया पार्टनर आ जाए, रिटायर हो जाए, या इसमें से कोई भी चीज हो जाए जिससे फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाए, तो जो गारंटी दे रखी है आपने फर्म को या थर्ड पार्टी को जो गारंटी दे रखी है, वो गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रिवोक मतलब कैंसिल हो जाएगी। अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है तो जो आपकी दी हुई गारंटी है थर्ड पार्टी को, फर्म के बिहाफ पे आपने थर्ड पार्टी को गारंटी दी है या फर्म को कोई गारंटी दी है, तो वो गारंटी रिवोक हो जाएगी इन दी एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। कोई कॉन्ट्ररी अग्रीमेंट, कोई अलग आपने अग्रीमेंट एंटर किया हुआ है तो अलग बात है। अदरवाइज अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है तो जिस दिन बदलता है उस दिन से आपकी दी गई गारंटी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका था सेक्शन नंबर 38। तो आई होप आपको सारे यूनिट 2 के सेक्शंस अच्छे से समझ में आए। अभी तक हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, तो हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे यूनिट 3 कंप्लीट होने के बाद। अब इसके बाद हम यूनिट 3 करेंगे कल, और कल से आपकी क्लास ऐप पे होगी। फ्रॉम टुमारो, कल से आपकी क्लास ऐप के ऊपर होगी। तो कल से हम यूट्यूब पर लाइव नहीं रहेंगे, पर हमारी क्लास जो है वो ऐप के ऊपर रहेगी। तो सभी बच्चे ऐप के ऊपर आप लोग मुझे मिलोगे। ठीक है, टुमारोज क्लास शैल नॉट बी ऑन यूट्यूब, इट विल बी ऑन दी ऐप। ओके, चलिए, ऑल राइट एवरीबॉडी। तो आई होप आपको पूरी की पूरी जो यूनिट 2 है वो समझ में आ गई है। मैंने थॉरली आपको यूनिट 2 क्या कर दिया, समझा दिया। चलो ओके बेटा, हैव अ गुड डे। आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल की क्लास में जहां पे हम यूनिट नंबर 3 करेंगे, फिर अपना पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय। कल की क्लास ऐप पे है, तो आपको अभी तक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं मिला है तो ले लीजिए टीम से। ठीक है, चलिए बाय।